मोहब्बत में इंसान खौफज़दा भी रहता है और आज़ाद भी। वक्त तेज़ भी होता है और सुस्त भी। मोहब्बत में इंसान बस एक चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, महबूब पे आने वाली तकलीफ़। उसे 2 दिन तक बुखार रहा और उन 2 दिनों में शहर की हालत अबतर होती गई। पुलिस की जारियत और जुल्म इतना बढ़ चुका था कि किसी भी इंसान को ज़रूरत के तहत घर से निकलने पे पूरी तरह मारा-पीटा जाता। कई तलबा जान की बाजी हार गए थे, केबल कट गई थी और इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद। ढाका ब्लैकआउट का शिकार था, ऐसे जैसे वहाँ लोग न रहते हों। खौफ का साया हम्मा वक्त तारी रहता। हुकूमत अपने ही लोगों को दुनिया की नज़र से गायब किए हुई थी। वो रात देर तक जागती रही थी। बुखार के बाद उसके शौहर नामदार को अपने 3 दिन पुराने कपड़े बहुत बुरे लगने लगे थे और कर्फ्यू 30 मिनट के लिए हटा दिया गया ताकि लोग घरों के लिए खाना और सब्जी ले आएं। होटल का रास्ता 2 घंटे का था, वो जाना चाहता था, लेकिन उसे इस हालत में सीने ने जाने नहीं दिया। वो दोनों करीबी मॉल से जल्दी में कुछ कपड़े खरीद लाए थे। वापसी तक एक बार फिर इंतजार फैल गया। उनके सामने ही पुलिस से आंसू गैस फेंकनी शुरू कर दी और कई जगहों पे लाठीचार्ज था। वापसी तक हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अवाम और पुलिस के दरमियान झड़प छिड़ गई। रात देर तक वो तशवीर सदा बालकनी के चक्कर काटती रही। उसे किसी तरह सुकून नहीं आ रहा था। ना जाने नईमा कहाँ और कैसी होगी। रात में बेड पे सोए मेरी गंभीर की आवाज़ किसी के रोने पे खुली। हल्की हल्की बात करने की आवाज़ अब भी उसके कानों में पड़ रही थी। वो बेड पर बैठा उस आवाज़ को सुने गया। मैंने तुमसे कहा था दूर रहो मुझसे, वो फ़ोन पे किसी से कह रही थी। सिग्नल थोड़ी देर के लिए बहाल हुए थे। मैंने भी तुमसे कहा था, तुम भूल गई क्या? दूसरी तरफ गैस गंभीर बेहद सुकून से बोला। मैं जानता हूँ आजकल कौन तुम्हारे शहर आया हुआ है। उसके साथ तो यकीनन बहुत खुश होगी तुम। तुमने मुझे इसलिए फ़ोन किया है ताकि तुम मुझे धमका सको। नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया है ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं धमकाता नहीं। वक्त आने दो, बेवा करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। पहले भी किया था और तुम्हें मूव ऑन करने में काफ़ी वक्त लग गया था। उसे लगा उसकी हड्डियों में खून जम गया हो, जैसे उससे बेख्तियार पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। तुमसे हमदर्दी हो रही है यार। कितने साल हो गए, तुम अब भी नहीं समझ सकी कि तुमसे दस्तबरदारी इस जिंदगी में नहीं दूंगा। तुम मेरी डेड लाइन हो। जो कोई इसे पार करेगा तो सही गलत की तफरीक भूल जाऊंगा मैं। खुद को और मुझे मुश्किल में डालना बंद करो, वरना अंजाम तुम जानती हो। उससे कहकर कॉल काट दी। सीने कई सानिया फ़ोन को तकती रही और फिर सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। 2 मिनट के अंदर सारा सुकून गायब हो गया था। वो जिसे लगा था सब दुरुस्त हो गया, यकलख्त सब बिगड़ता दिखाई दिया। क्या हुआ? तुम ठीक हो? बालकनी के दाने पे खड़ा वो आंखें छोटी किए पूछ रहा था। माथे पे फिक्रमंदी का जाल था। मैंने कहा था, मैंने कहा था कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको लगता है फेरी टेल है, सब सही हो जाएगा। आप कभी मेरी कोई बात नहीं मानते। आपने कभी मुझे सीरियस नहीं लिया। हुआ क्या है, कुछ बताओगी? वो हन्नू सरमीज से पूछ रहा था। वो अपनी जगह से उठी और उसके सामने से गुजरकर तेजी से कमरे में आई। ये कर्फ्यू जैसे ही खत्म होगा आप यहाँ से जाएंगे और सीधा पाकिस्तान जाएंगे। और अब आपने मुझसे साथ रहने की बात की तो मैं भूल जाऊंगी हमारे दरमियान कोई ताल्लुक भी रहा था। उसमें हंसियानी कैफियत तारी थी। वो जानती थी ट्रॉमा क्या है और मेरी एक बार फिर उसी से गुजरे ये उससे कबूल नहीं था। वो खुद उससे गुजरे ये भी नाकाबिले कबूल। मेरी ने तासुब से उसे मेज़ पर रखी दवाइयाँ टटोलते हुए देखा। वो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। अगर उसे लगता था गैस उस पर असर खो चुका है तो वो गलत थी। वो आज भी हॉन्ट कर रहा था। वो करता रहता हमेशा। इधर देखो, मुझे देखो और बताओ, क्या हुआ है, किसकी कॉल थी? मैं जो कहती हूँ सही कहती हूँ। वो कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ ही नहीं सकता। आप। मेरी ने उसका बाजू पकड़कर उसे झटके से अपने सामने किया। उसके चेहरे पर बाकायदा सफेदी छाई हुई थी। यानी सीनियर हाकिम 2.5 साल पहले आने वाले 1 जनवरी से मूव ऑन कर ही नहीं सकी थी। मेरा हाथ छोड़े, आपको मेरी बात। अल्फाज टूट गए। मेरी ने उसे बाजू से खींच कर अपनी तरफ किया और उसे सीने से लगाते हुए बाजुओं का हजार तंग किया, ऐसे जैसे हर मुसीबत के सामने ढाल बन गया हो, जैसे कोई हिफाजती दीवार हो। उसे धक्का दे रही थी, मुझसे दूर हटा रही थी, मगर वो गिरफ्त मजबूत किए हुए खड़ा रहा। उसकी गिरफ्त टूटती तो सीनियर हाकिम टूट जाती, उसे यकीन था। इसीलिए उसे बाजू में भींचे वो अपनी मौजूदगी और तहफ़्फ़ुज़ महसूस करवा रहा था। तुम्हें मेरे लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक ही खानदान है। जितना स्याह वो है उतना मैं। तुम मेरे लिए डरना छोड़ दो। वो होले-होले उसका सर दबक रहा था। गिरफ्त हन्नूस मसूद थी। चंद लम्हों की इस मसम्मत के बाद उससे थक कर दोनों बाजू उसकी सीधा माइल कर दिए। वो थक कर पुरसुकून होने लगी। ये लम्स एक अरसा पहले से गायब था। ये अब मैसर था।
और उसकी तलब बहुत पुरानी थी। वो दोनों अपनी अपनी साथ के टूटे हुए टुकड़े जोड़ना चाहते थे और ये कोशिश हर दफ़ा पहली दफ़ा से ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। उसे सीने से लगाए खड़े मेरी ने जिससे मोहब्बत की थी, वो अब वैसी नहीं रही थी, लेकिन एक बार फिर वो उससे कबूल कर चुका था। डर पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ तो मोहब्बत आज़ाद कर देती है, दिखाया जाता है। मोहब्बत सीधा रास्ता है, दर हकीकत मोहब्बत के रास्ते से टेढ़ा कुछ नहीं। वो बेड पे कोने के बल नींद दराज उसका चेहरा दिख रहा था, सूजी हुई आंखें, सुर्ख नाक और रुखसारों में मिटे मिटे आंसू के निशानात। उसके गर्दन में पड़ा हंस का लॉकेट अब एक तरफ हो गया था। मेरे ने उस लॉकेट को दुरुस्त किया, फिर झुककर अकीदत से उसकी गर्दन को लबों से छुआ। वो कसमसाई फिर उसी तरह गहरी सांस लेते हुए सो गई। वो कल रात रोती रही थी, तकिए की जगह उसका बाजू भीगता रहा था और फिर वही बाजू सुन्न हो गया था। अपना बाजू इसी तरह उसके सर के नीचे दिए वो दोबारा लेट गया। थोड़ी देर बाद सीने की आंख खोली तो मेरी जाग रहा था। वो तेजी से उठकर बैठी, मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा जो अपना बाजू सीधा कर रहा था। वो थोड़ी देर तक अपने हवास बहाल करती रही, फिर बालों में हाथ फेर कर उन्हें सीधा किया। आंखों में हन्नूस नींद का खुमार था। मैं पता नहीं कैसे सोती रह गई। आपने नाश्ता कर लिया? बालों को कैचअप में बांधते हुए पूछा। बेगम, घर में खाने को सिर्फ मेरा दिमाग है, जिस पर सारे जुमला हुकूक तुम्हारे हैं। पीने को हून, जिसे तुमने वैसे ही अदा कर दिया है। मेरे लिए बचा ही क्या है? वो उसके बालों से कैचअप निकालते अपने अल्फाज में घर के राशन की हालत बता रहा था। सुबह सुबह हाली मेरे के साथ वो उससे लड़ाई नहीं मोल ले सकती थी, सो चुपचाप उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर आई तो मेरी बाहर से अंदर आ रहा था। सफ़ेद रंग के चिकनकारी सूट के साथ हम रंग ट्राउज़र पहने वो आईने के सामने खड़ी बालों में ब्रश कर रही थी। चौखट पे खड़े मेरी को देखा तो मुस्कुराई, ताज़ा दिलकश मुस्कुराहट। अच्छे लग रहे हैं। फ्लर्ट कर रही हो मेरे साथ? क्यों नहीं कर सकती क्या? तुम ही तो कर सकती हो। मैं तो शुरू करूंगा तो फिर ब्लश करने लगोगी। उसके इतने आम से जुमले पर भी वो उसे देखना छोड़ शीशे की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। मेरी भरपूर मुस्कुराया। वैसे क्या लगता है? वो कदम कदम चलता हुआ आया और उसके हक में आकर रुका। शीशे में अब उन दोनों का अक्स उभरा था, मुकम्मल अक्स। किस बारे में? अपने बारे में। उसके हाथ से ब्रश लेते हुए बोला। मेरे बारे में क्या? बगैर किसी ट्रिगर वार्निंग के इतनी खूबसूरत लगोगी तो मेरे दिल का क्या होगा? वो मुस्कुराहट दबाए जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। सीनियर ने मुड़कर उसके हाथ से ब्रश लिया और दोबारा आईने में देखने लगी। आप पब्लिक स्पीकर हैं, बातें बनाने के अलावा आता ही क्या है आपको? तुम्हें लगता है मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, इसलिए तुम्हारी तारीफ करता हूँ तो तुम गलत हो। वो दराज से ड्रायर निकालते हुए बोला। मैं शायर होता तो तुम्हारे लिए दीवान लिखता। सीनियर मुड़ी महसूस महसूस उसे देखा। अदीब होते तो? मेरी सारी किताबें तुम्हारे नाम होती। साइंसदान होते तो? मेरी हर इजाद तुम्हारे नाम। वकील होते तो? तुम्हें देखकर दलीलें भूल जाता। जज होते तो? सारे फैसले तुम्हारे हक में करता। डॉक्टर होते तो? तुम्हें देखकर शिफायाब होता। फौजी होते तो? जंग जीतकर माले गनीमत तुम्हें समझता। जीनी हंस पड़ी और फिर हंसती चली गई। मेरी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कल रात वाली सारी कुल्फत बह गई थी। वो उसे देखकर हर बुरी याद पीछे छोड़ रही थी। ख्वाबों की दुनिया से निकल आए और इस वक्त किचन में चलकर मेरे साथ नाश्ता बनवाए। वैसे मैं इंतजाम कर आया हूँ। उसे स्विच बोर्ड में ड्रायर का प्लग लगाया तो जीनिया खुद उसके सामने आकर खड़ी हुई। साथ वाली लोईसा से चिकन ले आया हूँ। वो आई थी ना उस दिन कॉफ़ी लेने, हिसाब बराबर। बरेरा आला से दूध के पैकेट लाया हूँ और आप लोइजा के घर क्यों गए? उसकी सुई एक जगह आकर अटकी। पता नहीं है वो अकेली रहती है। मेरी उसके बाल हाथों से ठीक करते उन्हें खुश करता मसरूफ से अंदाज से बोला। वो भी तो आई थी, हमसे कितनी चीज़ें लेकर गई। कर्फ्यू में बाहर तो नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो करना था ना। और वो बहुत अच्छी थी, उससे मुझे कॉफ़ी भी ऑफ़र की, घर बुलाया, लेकिन मैं जल्दी आ गया। वो नहीं जानता था अनजाने में अपने पैर पे किस तरह कल्हाड़ी उससे खुद दे मारी थी। उससे घने बालों को खुश करते वो ये भूल गया था बहुत जल्द उसका अपना खून खुश्क होने वाला था। मेरी ने नाश्ता बनाया, सीने ने बर्तन धोकर सेट किए, फिर दोनों ने मिलकर घर साफ किया और साथ खाना बनाया। थोड़ी देर बाद वो दोनों मेज़ पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। वो फ्राइड चिकन को देखते ही खुश हुआ, मगर सीनियर ने उसकी सारी खुशी में पानी फेर दिया। आप ये नहीं खाएंगे? उससे फ्राइड चिकन अपनी तरफ की। ये ले मज़े से खाएं। टिंडे की सब्जी उसकी तरफ बढ़ाई। मेरी ने बेयकीनी से उसे देखा और पल में सारा माजरा समझ गया। मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ।
एक जरा सी जलेसी के चक्कर में तुम मुझे ये खिलाओगी? सीनियर ने कंधे उचकाए और बड़े मजे से अपना खाना शुरू किया। अब आप इस तरह दूसरी औरतों से कॉफी की दावतें सुनकर आएंगे तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब कोई और मुझसे फ्लर्ट करे, ये भी मेरा कसूर है? मेरे साथ निकलते तो ये ना होता। अब भुगते। उससे प्लेट की तरफ इशारा किया। और वैसे भी आप ही ने कहा था आप सारी जिंदगी मेरे साथ टेंडे खा सकते हैं। आज पहली बार मेरी गंभीर को अंदाजा हुआ कि आदमी शोहर हो तो मोहब्बत में बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए, वरना भुगतने पड़ जाते हैं। सिर्फ एक शख्स का साथ सारी कायनात के ज़ाविये कैसे बदल सकता है। मोहब्बत को ऐसे कमालात अगर हासिल थे तो ये वाकई कमाल ही था। चाय के खाली मग एक तरफ रखे थे। उन दोनों का पूरा ध्यान गेम पे था। सुबह से लूडो खेल खेल कर वो दोनों थक गए थे। सौ वसूल बदल कर खेल शुरू हो गया था। जिससे गोटी मारी उसे उसके हाथ पे थप्पड़ पड़ेगा। और इस वक्त जिसकी गोटी मरी थी वो सीनिया हाकिम साहिबा थी। बीवी को मारने वाले जहन्नमी होते हैं। उससे दोनों हाथ जोड़कर उसके आगे तो कर दिए। साजिद आया भी। उसके मजबूत हाथ देखकर ही खून खुश्क हो रहा था। इस वक्त तुम बीवी नहीं, मेरी हरीफ हो। मतलब कि वक्त बीवी को उसके दर्जे से हटाने वाले जहन्नुम की तह में जाते हैं। ऐसा कोई हुक्म शोहरों के लिए क्यों नहीं? थप्पड़ मार मार कर मेरे हाथों की नसें सुझा दी तुमने। उससे अपने हाथ आगे किए। मर्द मसूद होता है। उसे नामहसूस अंदाज में हाथ पीछे किए। औरत को भी होना चाहिए, जमाना बदल रहा है। अब हाथ इधर लाओ। उससे खींचकर उसके जुड़े हुए हाथ सामने किए। सीनिया ने आंखें बंद कर ली। ऐसे मारूंगा कि तुम याद रखोगी। ख्याल रखना, हाथ की हड्डी न चटक जाए। वो उसकी बंद आंखों को देख उससे तंग करने लगा। तैयार हो, मार दूं? जीनिया ने इस बात में सही लाया। आंखें मीच रखी थी। मेरी का दिल किया वो कह के मार का हंसे। चंद लम्हे सीनिया को महसूस नसों से देखते रहने के बाद उससे उसके दोनों हाथ ऊपर किए। वे बेहद नरमी और अकीदत से उन्हें बारी बारी लबों से लगाया। सीनिया ने पट से आंखें खोलकर उसे देखा। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि अगर कभी हरीफ बनकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना पड़ा तो मैं अमन का ऐलान कर दूंगा। जीनिया उसे देखती रही। सब आंखें सुनहरी आंखों से मिली। वक्त ने गहरी सांस ली। जमाने की सातों पे पड़ी कसाफत धुल गई। जिंदगी पुरसुकून सांस खारिज करते एक तरफ खड़ी उन्हें देखने लगी। यू आर माई ग्रीन, इसका मतलब क्या है? उसके हाथ अपने हाथों में लिए बड़ी राजसारी से पूछा। सीनिया की आंखें बाकायदा फैली थीं। उससे हल्के से अपने दोनों हाथ खींचकर उसके हाथों से निकाले। आप जाग रहे थे। मैंने 3 मैजिकल अल्फाज सुनने की फरमाइश की थी और मेरी दावेदार बीवी ने मेरी फरमाइश पूरी करनी ही थी, इसीलिए जाग रहा था। सीनिया ने हाथ मारकर सारा खेल खराब किया। फजूल गेम है, मैं नहीं खेल रही। अफत छुपाने को वो उठकर बालकनी में आ गई। मेरी पलंग तक आया। एक तकिया उठाया और बालकनी के फर्श पे रख कर लेट गया। सीनियर रीलिंग पे हाथ जमाए नीचे झांकती रही। आओ, साथ में सितारे देखें। ये कोई काम है करने वाला। वैसे ही मेरे साथ एक और फजूल हरकत। वो गर्दन फेर कर कुछ देर उसे देखती रही। फिर उससे करीब उसके मुखालिफ समेत में लेट गई। यूं कि दोनों के सर जुड़े हुए थे और टांगे मुखालिफ समेत में। बहुत देर तक दोनों खामोशी से आसमान को देखते रहे। सितारे चांद मामूल से ज्यादा रोशन लगे। फिर सीने ने चेहरा उसकी तरफ फेरा, ऐसे कि वो उसका नीम रुख देख सकती थी। उस कैद में आपको सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी। मेरी उसकी आवाज़ अपने कानों के बेहद करीब सुन सकता था। उससे आसमान को तकते गहरी सांस ली। वो हल्की आवाज़ से बोला। मुझे मेरी माँ याद आती थी, सबसे ज़्यादा, बहुत बहुत याद आती थी। और अपनी बीवी याद आती थी। और अब्बा। अब्बा से कभी अटैचमेंट रही ही नहीं। मेरा और अब्बा एक जैसे थे, मसलहत पसंद। मैं अपनी माँ पर गया था, आर या पार के फैसले करने वाला। मैं आज भी अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ। सीनिया को लगा उसकी आवाज़ खिली हुई थी। मुझे लगता था मैं कभी इस कैद से निकल नहीं सकूंगा। बहुत डर लगता था वहाँ। गिल्ट भी होता था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। खुद को देखकर घिन आती थी। मैं एक मर्द होकर तुम्हें, अपनी औरत को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। उसकी हलक में आंसू का गोला अटका। सीनिया उसका नीम रुख देख सकती थी। उस रोज मैंने जो भी किया। 24 से मुराद टींडू पे लड़ाई। सीनिया के कहने पे वो हंस पड़ा। फिर चेहरा उसकी तरफ मुड़ा। अब वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। दोनों से लब मुस्कुरा रहे थे। वो 2.5 साल का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन थी। मैं ट्रिगर हुआ था, इसलिए मैंने ऐसा रद्द अमल दिया। उसे 2 उंगलियों के दरमियान एक बार फिर उससे गर्दन में झूलते नेकलेस को छुआ। तुम्हें ये कहाँ से मिला था? जो अफसर आपके केस की तफ्तीश कर रहा था उससे दिया। उससे आपके कमरे से मिला था।
तुम्हें पता था ये मैंने लिया होगा? यकीन था। तुम जानती हो मैंने तुम्हें हमिंग बर्ड का लॉकेट क्यों दिया था? वो अनूस उस लॉकेट को उंगलियों से छू रहा था। कभी तो सीनिया ने उसे छुआ होगा, कभी तो उस लॉकेट को देखकर उसे याद करती रही होगी। जब दिया था तब नहीं जानती थी, अब जानती हूँ। हमिंग बर्ड का मतलब था अच्छा वक्त, क्योंकि उस वक्त मैं सीएसएस की तैयारी कर रही थी, इससे आपने मुझे वो दिया। मेहदी मुस्कुराया था। हंस एक वफादार परिंदा है, जो कि अपने साथी के साथ हर हद तक वफादार रहता है, यहाँ तक कि जब उसका पार्टनर मर जाए तो वो दोबारा किसी के साथ ताल्लुक नहीं बनाता। हंस रिजर्व्ड रहता है। मेहदी ने इजाफा किया। हंस सच्ची मोहब्बत करता है। सीनियर तबसरा किया। अब तुम बताओ, उस रात जो तुमने कहा उसका क्या मतलब है? लॉकेट तो उंगलियों के दरमियान रखे वो उसे देखते हुए पूछ रहा था। कमरे से आते हल्की रोशनी उन दोनों पे पड़ रही थी। मैं क्यों बताऊं? मैंने मतलब ढूंढा था, आप भी ढूंढे। ना करो यार, इंटरनेट नहीं चल रहा और जब तक चलेगा नहीं मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। बता दो ना। वो बदमजा हुआ। मैं नहीं बता रही। उससे साफ इनकार क्यों? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। वो उठ बैठा। यही रहना, मैं लेकर आता हूँ। वो अंदर की तरफ गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में कुछ था। वापस अपनी जगह पर लेटते हुए उससे सीने की कलाई अपने हाथ में ली और एक चेन नुमा ब्रेसलेट उससे कलाई का हिस्सा बनाया। उसका हुक लगाकर उससे कलाई दोनों के दरमियान की, जिसके दरमियान में गोल दायरे में शाहीन बना था। नन्हा सा नाजुक सा ब्रेसलेट उन धागों को छुपाने में नाकाम था जो कलाई के काटे जाने के थे। वो सवाल नहीं कर सका और फिलहाल वो जवाब नहीं देना चाहती थी। इसका मतलब क्या है? वो अपनी कलाई में मौजूद उस सफ़ेद ब्रेसलेट को निगाहों के आगे करते हुए पूछने लगी। गूगल कर लो। वो भी उसी के साफ का अंदाज से बोला तो सीनिया मुस्कुराई। उसे पता था वो नहीं बताएगा। तुमने इतने साल मुझसे रब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की? उससे कलाई पे नसें जमाए उससे हल्की आवाज़ से पूछा। बाहर अब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कतरे ग्रिल से लगते खामोशी में आवाज़ पैदा कर रहे थे। मैं आपको वक्त दे रही थी। मुझे लगा चीज़ें आपके लिए मुश्किल होंगी, और सच कहूँ तो सब ऑकवर्ड था। मुझे अपनी वापसी मुश्किल लगती थी। मेरी अपनी तरफ से उठकर उसके पहलू में आकर लेटा, उसका सर तकिए से हटाकर अपने बाजू पे रखा। अब ठीक है, अब सुकून था। ये जगह परफेक्ट थी। अब तो कुछ ऑकवर्ड नहीं है ना? ये तुम्हें अब भी वक्त चाहिए? आपको क्या लगता है? वो निगाहें उठाए सवाल कर गई। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारी आदतें बिगाड़ चुका हूँ और अब तुम सब छोड़ सकती हो, मुझे नहीं। बिल्कुल गलत लगता है आपको। यानी सही लगता है? वो अंदर तक पुरसुकून हो गया। माजी में जो तकालीफ उससे मिली थी वो उन्हें भूल नहीं सकता था, मगर उसके पहलू में अब उसका मरहम था। कुछ और भी हुआ था क्या? बहुत देर बाद उससे मेरी को देखते हुए पूछा। यानी उस कैद के दौरान या उसके बाद? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कुछ हुआ होगा। मेरी की निगाहों के सामने से कौन का चेहरा आया। अपनी कहानी से उससे बस एक चेहरा हंस किया था और वो खुद में फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं पाता था कि उसकी कोई बात कर सके। वो उससे टाल गया था सही वक्त के लिए। शायद सही वक्त कभी नहीं आते। उस रात वो काश ये बात याद रखता। केसन के तख्त नशीन के लिए वक्त नाराज होकर एक कोने का बासी हो गया था। सुकून और मुसरत उससे मुंह फुलाए खड़े थे। वो रोज ठंडी सांस भरकर उन्हें देखता फिर हंस देता। हाथ के इशारे से उन्हें दफान करता और काम करने लग जाता। जिंदगी से अपने लिए चीज़ें मांगना वो छोड़ चुका था। उससे कौन सा दे देना था। वो कागजात पे छूकर एक नए डिज़ाइन को शुरू कर रहा था। क्लास हॉल से रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। यही वो वक्त था जब लुकमान दरवाज़ा बचाते हुए दाखिल हुआ। उससे गैस के आगे कुछ फाइल्स रखी, उसका आज का काम उससे बताया और फिर एक अहम इत्तला दी। बराग सर घर आ गए हैं बॉस। आपने कहा था उनकी आदत को चलना है, गाड़ी तैयार करवानी है। पिछले दिनों बराक का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। गैस को उससे अस्पताल मिलने नहीं जा सका, लेकिन कल ही उसका मूड बराक के घर जाने का बन गया था। आर्टिस्ट को यूं भी अपने काम से फरार चाहिए होता है। उससे मिल गया तो वो भी उठ खड़ा हुआ। गाड़ी निकालो, तुम ड्राइव करोगे और उसे इत्तला मत देना। कुछ देर बाद वो अपनी गाड़ी में था। पिछले सीट पे बैठे वो एयरपॉड्स कानों में लगाए लैपटॉप पे किसी मीटिंग का हिस्सा था। लुकमान गाहे बगाए उस पर एक नज़र डाल लेता, फिर ड्राइव करने लगता। वो उससे हदीबा के मुकदमे में तफसीलात देना चाह रहा था, जिसे गैस पिछले कितने अरसे से लटका रहा था। वो बस फांसी से बच जाए। मुझे जल्द से जल्द तफसीलात चाहिए, ओके? उससे आखिरी बात कहकर मीटिंग पर हास की। कुछ कहने को लफाक किए ही थे कि स्याह शीशों के पार उसकी निगाह हनीफ हाउस पे पड़ी।
कुछ था जिससे गैस गंभीर की रीढ़ की हड्डी तक साकिन कर दी थी। उसके चेहरे की रंगत वाज़ेह तौर पे सफ़ेद पड़ गई थी और वो इस घर को एक और लम्हे के लिए नहीं देख पाया। यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? गाड़ी मोड़ो जल्दी। वो फटी हुई आवाज़ में चिल्लाया। लुकमान मुताज्जिब सा उसे देखता रह गया। लम्हों के अंदर इससे क्या हो गया था? सर, आप ही ने कहा। मैंने पेंट हाउस चलने को कहा था, लेकिन बराग सर यही है और यहाँ जाने से क्या फर्क पड़ता है? वो लचकर रह गया था। मैंने कहा है गाड़ी मोड़ो। यह इसबाक अपनी माँ के लिए संभाल कर रखो। उसकी हालत गैर सी हो रही थी। चारों न चार लुकमान ने गाड़ी के इंजन को दोबारा हरकत दी और गाड़ी आगे बढ़ाई। वो आगे बढ़ गया। गाड़ी आगे बढ़ गई लेकिन गैस गंभीर वक्त में बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे। वो चाहकर भी अपने वजूद को उस वक्त से वापस नहीं ला सका। इसलिए, सिर्फ इसीलिए वो यहाँ इतने सालों से नहीं आया था। वो बेचैनी अब एक बार फिर कहीं माँ उसके साथ रहने वाली थी। गाड़ी में बैठे गैस गंभीर के पैरों से बंधी मासी की जंजीर तुम्हें चंद बरस पीछे ले जाकर बैठेगी। वो दौर, वो वक्त, वो दिन जब इस्सा बिनते हनीफ जिंदा थी और गैस के सामने थी। हनीफ हाउस का लाउंज दूसरी मंजिल पे वाक़या था। सफ़ेद रंग की दीवारों वाले लाउंज में गहरे जामुनी रंग के सोफे रखे थे। दीवारों पे अरबी कैलीग्राफी थी। मासी का गैस मोहब्बत जैसे रोग से गैर आशना था। उसकी आंखों में जो चमक थी वो बस बुलंदियों की थी। उसके कंधे पे हर किस्म की बहुत से हाली थे। सफ़ेद काफ्तान में मलबूस हिस्सा के खुले बाल कमर से नीचे तक आते थे। चेहरे पे गहरा मेकअप था और होठों पे सुर्ख लिपस्टिक। कैसम कामयाब रहा तुम दुरुस्त से। उससे सर को खम दिया। आगे के क्या प्लान्स है? वो आगे को हुई, केतली को अपने नाजुक हाथों में थाम कर माँ कप में उंडेला। उसकी गहरी नसें गैस पर जमी थी। उसे उन आंखों की लालमी फरेब लगती थी। अपने प्लान्स शेयर नहीं करता मैं, फिर वो सिर्फ मेरे नहीं रहते। काफ़ी शिद्दत पसंद वाक़या हुए हो तुम। अपनी चीज़ों को लेकर हाँ, कह सकती हैं आप। और तुम्हारी चीज़ों में क्या-क्या शुमार होता है? उससे चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। कैसम, मेरा खानदान और वो। उससे कप वापस पीछे किया। चाय नहीं पीता मैं। तुम्हें नहीं लगता उसे इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है उसके अलावा किसी और को नहीं होना चाहिए। इतनी शिद्दत पसंदी उसे तुमसे दूर कर सकती है। वो अगर खुद चाहे तब भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। मेरे नाम की मोहर है उसके साथ। एक ऑकवर्ड सी सूरत-हाल जाने क्यों पैदा हो गई थी। कैस के चेहरे पे तनाव था। इस्सा चुभती हुई नसों से उसे दिख रही थी। इस्सा ने पीछे को होकर टेक लगाई और उससे गहरी नसों से देखा। वो कैसिम के लिए दिए गए पैसे बड़े हक से लेता था। वो खाक आदमी किसी अमल की तफ्तीश नहीं करता था। उसके बारे में बराक लाइल्म हो सकता था, इस्सा नहीं। एक अरसा हुआ वो लाइल्मी को खैराबाद कह आई थी। मेरे शोहर कुछ सोच रहे थे। वो मुंह पे मंदाज से गोया हुई। वो चाहता है अपने छोटे भाई हाकिम की बड़ी बेटी का रिश्ता बराक के लिए मांग ले। वो कह गई मगर गैस गंभीर के सारे जिस्म पर किसी ने खोलता हुआ तेल डाल दिया। मेरे शोहर का भाई गांव में रहता है और तुम्हें इसलिए बुलवाया है ताकि तुमसे भी मशवरा कर ले। हाकिम की बेटी सीनिया, तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाऊंगी, बताना कैसी लगती है। वैसे बराक खुश है। वो लड़की बहुत खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती सिर्फ मेरी है। वो इस कदर सख्ती से बोला कि इस्सा ठहर गई। लबों पे अलबत्ता फातिहाना मुस्कुराहट थी। ये खेल बंद करें। मैं जानता हूँ आप कौन है और आप बहुत अच्छे से जानती हैं मुझे क्या क्या इल्म है। अगर उसका नाम अपने 2 टके के बदनस्ल बेटे के साथ जोड़ने की कोशिश भी की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप एक औरत हैं। अपना कारोबार और साजिशें मुझ तक रखें। मेरी रेड लाइन को पार मत करें। उससे एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। सारा बदन तांबे की मानद सुर्ख हो रहा था। किसी ने वाकई उसकी रेड लाइन पार कर दी थी। ओ गैस, वो उसका नाम महसूस अंदाज में ले रही थी। यानी मैं दुरुस्त थी। यानी मेरा शोहर बेवकूफ़ था। यानी तुम सिर्फ हमारी दौलत खाते रहे। मैं जानती थी और मुझे यकीन था तुम भी मेरे इल्म से लाइल्म नहीं। मैंने किसी की दौलत नहीं खाई। मैं बस अपना हक ले रहा था, छीन कर, झपट कर, मार कर या फिर मर कर। और आपको जो भी मालूम है वो बेकार है, क्योंकि कारोबार आपका नहीं आपके बेटे का है। इस दौलत पे सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का हक है। तुमने दरमियान आकर गलती की। वो बेटा जिसके बारे में उसके खानदान को यकीन है कि वो सिर्फ आपका बेटा है। उससे वहां छुटकी जहां दर्द हो मरहम ना मिले। इस्सा का चेहरा सुर्ख हुआ। वो अपनी जगह से उठी और उसके सामने आकर खड़ी हुई। हाउ डेयर यू! मेरे घर में बैठे हो तुम। ये लाखों रुपए का डिजाइनर सूट मेरी भीख है और तुम मेरे बेटे के खिलाफ बात कर रहे हो।
तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तुम मेरे बेटे के खिलाफ कैसे जा सकते हो? खिलाफ नहीं हूं, लेकिन साथ भी नहीं हूं। मैं रवायात का अमीन हूं, और मेरे लिए इस गैर जात के बेटे की औकात एक कुत्ते जैसी है, जिसे हम घर के बाहर रखते हैं, अंदर नहीं आने देते। और उसके बाकी के अल्फाज उसके मुंह में रह गए। इस्सा बिन्ते हनीफ ने अपनी पूरी कुव्वत से उसके रुखसार पे थप्पड़ दे मारा। उसकी गर्दन ढलक गई और अगले कई लम्हे भींचे हुए लबों से वो गर्दन उसी तरह ढलकाए हुए रहा। ये है तुम जैसे जागीरदारों की औकात। वो कुर्सी छोड़कर उठा। इस्सा का सारा वजूद उसके सामने एक चूंटी की हैसियत रखता था। उसकी आंखों का कहर, भींचे हुए जबड़े। वो इस वक्त सालम मौत था। उसका जी चाहा था इस औरत का गला अपने हाथों से दबा दे। तुम जैसी दो टके की औरतों की औकात बताऊं मैं? वो चबा चबा कर बोला। बल्कि मैं नहीं, अब पूरी इंडस्ट्री को पता चलेगा तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की औकात क्या है। गन से उठकर साफ लिबास पहनकर तुम्हें क्या लगा था तुम हम जैसी बन जाओगी? तुम्हारा बेटा हमारे दरमियान जगह बना लेगा। खून कहाँ से लाओगी? वो हैसियत में मुझ तक आएगा, उसकी ये औकात है। वो आगे हो रहा था और बिस्सा के चेहरे पे खौफ देखा जा सकता था। वो गलत जगह दाव खेल चुकी थी। बहुत जल्द तुम्हें बताऊंगा कि एक मर्द को थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है, जब यही थप्पड़ सारी फैशन इंडस्ट्री तुम्हारे बेटे के मुंह पे मारेगी। वो उसके सामने से हटा और बाहर जाने लगा। वो जो इंडस्ट्री में भरम रखती थी, गैस गंभीर उस भरम को तोड़ने जा रहा था। हातिम उसे जिंदा दफना देता। अगर इस्सा का नाम उसके साथ आता, उससे दौलत, औलाद, रफाकत के बदले राजसारी मांगी थी। और अगर वो ही ना रही तो क्या क्या हो सकता था, इस्सा वाकिफ थी। और बराक उसके बारे में तो सोच कर भी वो कपकपाने लगी थी। मेरी बात सुनो गैस, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। तुम उससे गैस का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना चाहा, मगर वो उसे एक झटके से उससे दूर हटा चुका था। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हे की बेखबरी थी और इस्सा बिन्ते हनीफ दूसरी मंजिल के सीनों पे सर के बल गिरी। सीनों का मार्बल उसके सर से टकराया। वो लड़खड़ाती हुई नीचे गिरती चली गई। उनके धब्बे सीनों पे अपनी छाप छोड़ दे गए। अब वो सफ़ेद फर्श पे गिरी थी। सर के पिछले हिस्से से निकलता हुआ खून फर्श को भिगो रहा था। गैस गंभीर अपनी जगह साकिन था, ऐसे जैसे कोई आसेब देख लिया हो, ऐसे जैसे लम्हा उसके हाथों से बहुत तेजी से सिरक कर रह गया हो। कै कैस? वो घुटी-घुटी आवाज़ से उसे पुकार रही थी। वो नफ़ी में सह हिला रहा था। चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। उससे सीने उतरने की कोशिश की, मगर वो नहीं उतर सका। कई लम्हे, कई मिनट वो अपनी जगह खड़े हुए उस बेसाँस होते हुए वजूद को देखता रहा। हर हरकत थम गई थी, हर जंबिश ख़त्म थी। उसकी आँखें छत से जा लगी थीं और जिस्म ढीला पड़ चुका था। ये है इंसान और यही उसकी औकात। बहुत देर बाद वो छोटे मुर्दा कदम लेता नीचे आया। खून के तैलाब से पैर बचाकर उससे करीब बैठा और उसकी नब्ज़ चेक की। खामोश, हाली, साकिन। वो गीली शौकी निगाहों से पीछे हुआ। मैंने नहीं किया। उसके हल्क से एक हिचकी बरामद हुई। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं। उसने सर उठाकर ऊपर देखा। आई स्वेर अल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया। खून की बू, मौत का सन्नाटा उससे उबकाई आने लगी। वो उससे बेसांस वजूद को वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागा। उन दिनों उसके अंदर के इंसान की मौत नहीं हुई थी। उस घर से निकलते हुए कैसे नहीं जानता था। उसे लाश के करीब बैठे नौवारत ने देख लिया था। नौवारत और कोई नहीं, हातिम नवाब था, मसीहा। वो अपनी बीवी को मरते हुए नहीं देख सका था, लेकिन शायद कातिल को देख चुका था। उनके हिसाब से कातिल, हमारे हिसाब से मकतूल। उससे अपने सगे चचा और मामू को कत्ल किया था। उससे कोई खौफ नहीं था। उससे हालिक हुसैन को कत्ल किया। अब भी कोई गिल्ट नहीं, लेकिन ये एक कत्ल था। वाहिद मौत थी जिसका गवाह वो खुद था। वो उस लाश को वहीं छोड़ आया था और कई साल बाद भी उस बात को वो भूल नहीं पाया था। हाल में गाड़ी की अगबी नशिस्त से बैठी उसकी हालत अबतर थी। चेहरा सफ़ेद, निगाहें नीम मुर्दा। वो बस एक सत्तर बड़बड़ा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया अल्लाह। वो सोकर उठा तो ज़ीनिया कमरे में नहीं थी। चंद लम्हे उसी तरह औंधे मुंह पड़े पड़े वो उसकी गैर मौजूदगी से बदमज़ा होता रहा। फिर उठ बैठा। बालों में हाथ फेर कर उसने माथे से हटाया और बेड से नीचे उतर आया। वॉशरूम जाकर ताज़ा दम होने के बाद जब वो कमरे में वापस आया, ज़ीनिया तब भी वहाँ नहीं थी। गैस की आखिरी फ़ोन कॉल के बाद से वो हर सुबह उससे अपने करीब ही देखता रहा था। गहरी सांस भरते हुए वो बाहर आया। किचन की तरफ निगाह उठी तो चूल्हे बंद पड़े थे, मेज़ खाली। वो वापस कमरे तक आया तो वो उससे बालकोनी में खड़ी दिखाई दी।
मेहदी का दिन जैसे अब शुरू हुआ हो, वो उसके हक में आकर खड़ा हुआ। सीनियर ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया मगर पलटी नहीं। ज़ेन की स्क्रीन पे कोई और फिल्म चल रही थी। मोबाइल के मुसलसल थरथराने से उसकी आँख खुली, सिग्नल बहाल हो चुके थे। उसने तेज़ी से मोबाइल हाथ में लिया और उसकी आवाज़ बंद की। दाईं तरफ नींद में वो कसमसाया था, फिर सो गया। सीनियर जानती थी कि कॉल उसकी नींद हराम कर सकती थी, मगर कैस गंभीर के पास कुछ था कि पाकिस्तान में बैठकर भी वो उसके अज़ाब ने तायब किए हुए था। मुझे लगा था तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सिग्नल सही है ना? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे दोनों बहुत करीबी दोस्त हों। है। मैं सोच रहा था 2 हफ्ते बाद आ जाऊं। क्या कहती हो? तुम मेरा जवाब जानते हो, जानता हूं, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं। फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें सुनने का दिल चाहा था। वो उसी दिलफरेबी से बोला जो उसका हासा थी। मेरी की नींद आवाज़ से दोबारा ख़राब हुई तो सीनियर ने कॉल काट दी। वो इस बकवास को नहीं सुनना चाहती थी। आज सुबह सुबह किस बात पे मूड खराब है? उसके हक में खड़े होते उससे थोड़ी सीने के कंधे पे जमाई और पहलू में गिरा, एक हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। सात आंखें मूंदी। सुबह सुबह उनकी आ रही थी। घर चलें? सरगोशी के अंदाज से सीने के करीब झुककर पूछा। हाँ, मैं जानता हूँ। अब तुम कहोगी तुम यहाँ सेटल्ड हो। इस्लामाबाद अजीब हो गया है, लेकिन चलते हैं ना। घर बनाएंगे अपना, साथ रहेंगे। बहुत हो गया ये बनबास। अपने सेटल होने का वक्त है। वो बगैर कुछ कहे सामने दिख रही थी। मेरी को हैरानगी हुई। उसकी बीवी की तबीयत यकीनन खराब थी, वरना इतनी खामोशी। जवाब तो दो। इनकार करोगी तो ऑप्शन बदल दूंगा। कॉल दोबारा आने लगी। अब की आवाज़ सा हुई, मोबाइल वाइब्रेशन पे था। क्या आवाज़ है? बंद करो इसे। वो बंद आंखों से बड़बड़ाया, फिर सीने का हाथ अपने बाजू में लिए सो गया। वो अब एहतियात से कॉल अटेंड कर रही थी। तुम किसके साथ हो? उसके फ़ोन उठाते ही वो दूसरी तरफ से सख्ती से बोला। नज़रअंदाज किया जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अंदाज़ा तो तुम्हें होना चाहिए था। तुम नहीं जानते तुम्हारा भाई इस वक्त कहाँ है? वो तल्खी से बोली। दूसरी तरफ वो खामोश हो गया, ऐसे जैसे बोलना भूल गया हो। गुस्सा, गैरत, रुकावट, नफरत, कौन सा जज्बा गालिब था वो समझ नहीं सका। इस कॉल से वो डिस्टर्ब हो रहा है और मैं भी। क्या तुम अपनी और मेरी तवानाई किसी और वक्त के लिए बचा सकते हो? मुझसे और मेरे करीब होने से तुम्हें कोफ्त होती है, क्योंकि मैं बुरा हूं, है ना? वो जहर खोलने के लिए तैयार था और मेरी के पास सरेआग नहीं था। उस आदमी के बारे में क्या ख्याल है जो खुद एक कातिल है? फोन पे उससे गिरफ्त हल्की हुई। उससे व्यक्ति आंख गर्दन फेर कर अपने पहलू में लेटे शख्स को देखा। उसका हाथ अपने हाथ में लिए वो पुरसुकून नींद सो रहा था। कत्ल तो कत्ल होता है, चाहे एक किया हो चाहे 1,000। मुझसे बेहतर की तमन्ना में हो तो याद रखो, वो मुझसे बदतर है। कभी वक्त मिले तो उससे पूछना जरकौन काजमी कौन है। इस बार फोन काटने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो उनके रिश्ते की शहरक काट चुका था। नेटवर्क्स खुल गए हैं, कर्फ्यू भी खत्म है। हुकूमत ने तलबात के मुतालबात मान लिए हैं। मैं आज होटल जा रहा हूँ, तुम पैकिंग वगैरह कर लो। जरकौन कौन है? सवाल इतना अचानक था कि एक लम्हे के लिए मेरी की गिरफ्त उसके हाथ पे ढीली पड़ी। सीने ने हाथ छुड़वाया, उसे उससे दूर किया और अब वो उसकी आंखों में दिख रही थी। क्या मुझे ये जानने का हक नहीं था कि जिस आदमी के साथ मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की है वो एक कातिल है? मुझे ये कब और कौन बताने वाला था? वो पलके झपके बगैर उससे देख रहा था। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। सीने अजनबी निगाहों से उसे देख रही थी। आपने उससे कत्ल किया, हाँ या ना? उसका रेशा सपाट था, आंखें गहर। उस सीनियर हाकिम को खो चुका था। मुझे बताएं सच क्या है? मैं बताने वाला था। मैं यानी आपने मुझसे छुपाया? उसका दिल चनाके से टूटा और आवाज भी लुढ़क गई। मैंने छुपाया नहीं, मैं बताने वाला था। मैं बस कुछ वक्त चाहता था। तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखने वाला था। इस सब से क्या फर्क पड़ता है? हमारा ताल्लुक और मोहब्बत उससे पहले की है। वो माजी था। आपके साथ नया ताल्लुक बनाते वक्त मुझे मालूम होना चाहिए था आपकी हकीकत क्या है। जो मेरे साथ है, कहीं वो एक कातिल तो नहीं? जीनिया, मैं वो आगे आया, उसका हाथ पकड़कर उसे समझाना चाहा, लेकिन वो पीछे हुई। मेरी बात सुनो। हम बैठकर बात कर लेते हैं। वो उसके सामने से गुजरकर कमरे में आई, अलमारी से अपने जूते निकाले, दुपट्टा सर पे जमाया और एक अलविदाया निगाह उस पे डाली। मैं शाम 5 बजे वापस आऊंगी और वापसी पे मुझे ये घर आपकी मौजूदगी से खाली चाहिए। एक बात याद रखना, मैं मिन्नत नहीं करूंगा। जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे लिए मुझे छोड़ना इतना आसान था?
मुश्किल है, लेकिन एक कातिल के साथ रहने से कम मुश्किल। तुम जज कर रही हो, अगर कर रही हूँ तो गलत नहीं। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ। तंगी, तकलीफ, बगैर आसाइशात और अच्छे बुरे माजी के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। देर हो चुकी। मैं तुम्हारे लिए रिजर्व्ड रहूंगा। वो दरवाजे पे रुक गई मगर मुड़ी नहीं। दिल में कर्व उठा जिससे कहा नहीं। आंखों की बाढ़ खेली हुई, पानी का कतरा गिरा नहीं। बगैर जवाब दिए वो दरवाजा पार कर गई। पीछे खड़ा मर्द दही दामाद था। उसके हिस्से में यही क्यों आता था? हवेली की छत पे बैठे हुए उसकी गोद में लैपटॉप रखा था। हैंड फ्री की तार उसके कानों तक आ रहे थे। दूसरी तरफ स्क्रीन के चौखटे हुए मुजफ्फर का चेहरा था। मुझे नहीं पता था तुम मेरी बात को वाकई सीरियस लोगी और दोबारा मुझे कांटेक्ट नहीं करोगी। वो इतने अरसे बाद उसे देखकर खुश हुआ था। और बताओ डॉक्टर कूंज हाकिम साहिबा, क्या तुम्हारे इर्द गिर्द दुनिया ठीक है? दुनिया कब ठीक होती है? मैंने खुद को ठीक करने की जिम्मेदारी ली थी। क्या मतलब? तुम्हें अब भी रंग कद के दाने मिलते हैं? वो ताज्जुब की भट्टी में जला हुआ नहीं, किसी बागीचे के खिले हुए फूल की तरह पूछ रहा था। कूंज मुस्कुराई, साधा होशनास मुस्कुराहट। मेरे रंग को देखकर कोई हमदर्दी का मौका नहीं छोड़ता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सांवला होना बदसूरती नहीं है। जिसका गोरा रंग है उसी तरह सांवला भी एक रंग है। अब ना भी बोल देती हूँ। अना, और ना का मतलब भी पता है। और ये नहीं होता कि मेरा पैटर्न टूटे ना, टूट जाता है, फिर उसे दुरुस्त करने की कोशिश करती हूँ। मुझे यही लगता था कि अगर इतनी कोशिश ही करनी है तो क्या फ़ायदा, लेकिन अब समझ आया है। इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं सीनियर नहीं कूंज हूँ। दुनिया नहीं समझती, हमने खुद समझना होता है। 2 साल या 3 साल के अंदर हम एक बेहतरीन इंसान नहीं बनते। ये कोशिश सारी ज़िंदगी जारी रहती है। मेरी भी जारी ही रहेगी। मुझसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। सच ये था कि कुछ साल कबल उसके पास इस लड़की को देने के लिए कोई वक्त नहीं था। कुछ इलाज पैसों की खातिर होते हैं, कुछ पेशे की। उससे इलाज पेशे की खातिर किया था। तुम हासी ज़हीन हो गई हो। फिर ये बताओ, क्या चीज़ है जो तुम्हें मेरे पास वापस लाई? मेरा खानदान। वो यासियत से बोली। मेरे अब्बा एक अच्छे बाप ना थे, और हम उनका बुरे से बुरा रवैया देखकर बड़े हुए। लेकिन कुछ वक्त पहले से उनका रवैया बदलना शुरू हो गया है। मैं उस रवैये को कबूल नहीं कर पा रही। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, और ना ही करना चाहती हूँ। तुम उन्हें क्यों माफ़ नहीं करना चाहती? वजह जानने की कोशिश की? कोच ने सनफी में लाया। तुम शायद उन्हें कसूरवार रखना चाहती हो। हम बुरे हालात से निकल आते हैं, लेकिन अपने अंदर के उत्तरसे को निकालते हुए बहुत तकलीफ होती है। जो विक्टिम कार्ड हमें मिला हुआ होता है उसे छोड़ना मुश्किल होता है। तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा, है ना? उसे मुजफ्फर से खौफ आया। वो उससे पढ़ रहा था, और वो बस से ही नहीं चाहती थी, या शायद यही चाहती थी। मेरे अंदर की उस डरी हुई, उस झिझकी हुई लड़की को मैं हर वक्त यही दिलासा देती हूँ कि मेरा माजी और बचपन बुरा था। विलेन अब्बा थे, मैं नहीं। उन्हें माफ़ कर दूंगी तो पीछे क्या रह जाएगा? मुजफ्फर समझ सकता था वो बेचैनी जो उस बच्चे के अंदर होती है, जिसे खानदान की तरफ से महफूज सही महसूस करवाया गया, जिसे बीच महफिल में ताने दिए गए, जिसके रंग कद पढ़ाई पे बात हुई। दुनिया को समझना चाहिए, फैमिली हर बच्चे का सेफ और कंफर्ट जोन नहीं होती। पीछे तुम और तुम्हारा दिल रह जाएगा। पीछे तुम्हारी आज़ादी होगी। वो अपने सबका नर्म अंदाज से बोला। जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, और तुम आगे क्या करने का सोच रही हो? अपने बाप को माफ़ ना करने से तुम कभी भी माजी को पीछे नहीं छोड़ सकोगी, और उसी माजी के साथ किसी की बीवी और माँ बनोगी तो अब्यूज़ का साइकिल ख़त्म नहीं होगा, नए सिरे से शुरू होगा। नई नस्ल के लिए रवैये बदलने पड़ते हैं ना। मैं क्यों बदलूं? मुझे अब्यूज़ किया गया तो मैं क्यों किसी के लिए अच्छी बनूं? उसकी आंखों में नमी थी, दिल में ढेर सारी चुभन। किसी और के लिए ना सही अपने लिए कर लो। इंसान का दिमाग एक पैटर्न पे काम करता है। उसके साथ बुरा हुआ तो वो खुद को मजलूम समझता रहेगा, या फिर खुद को इल्ज़ाम देगा कि सारी गलती मेरी थी। ऐसे में कुछ होते हैं जो तजिया निकालते हैं, कुछ अपना कुछ सामने वाले का कसूर, या फिर सारा सामने वाले का, और उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। जो पीछे रह जाने वाले हैं वो सारी उम्र गिल्टी रहते हैं, अंदर से खोखले और बाहर से इंतकामी रहते हैं। जब इंसान माफ़ नहीं करता तो उसके जहन से ट्रॉमा कभी नहीं निकल पाता, और जब वो माफ़ कर दे तब मुजफ्फर हल्का सा मुस्कुराया। तब वो खुद को कमतर नहीं सुपीरियर समझता है। हल्का फुल्का, आज़ाद। इंसान में ऊंचा रहने का कॉम्प्लेक्स है और रहेगा। इसलिए माफ़ी से किसी दूसरे को फ़र्क पड़े या ना पड़े, तुम्हें खुद को फ़र्क पड़ेगा।
वो चंद पल होंठ काटती रही, बेचैनी बेकली हद से सवा हुई। तुम्हें शादी से डर लगता है? उसका चेहरा पड़ चुका था, खुशी गर्दन मारे शर्मिंदगी की झुक गई। तुम्हें लगता है शायद आगे जाकर तुम या तुम्हारा शोहर अब्यूज हो जाओगे? वो कुछ नहीं बोली, बस सर को अस्वाद में हिला दिया। शादी को हमने ही ओवररेटेड कर दिया है, वरना ये एक ताल्लुक है। बहन भाई या माँ बाप से मसाइल हों तो क्या हम उनसे इस ताल्लुक से डरने लग जाते हैं? हमें पता होता है कि सब ठीक होना ही है। झगड़ा खत्म होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। शादी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ज़हनी रजामंदी। और ज़हनी रजामंदी तब मिल सकती है जब एक दिमाग तंदुरुस्त हो। दिमाग को 10 किस्म के मसाइल में उलझाकर शादी का सोचोगी तो उसकी सिर्फ एक स्याह साइड ही दिखाई देगी। तुम देखना चाहती हो? मैं उससे हर्ट नहीं करना चाहती। उससे मेरे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं खुद को उसका एहसानमंद समझती हूँ। तुम्हें उसको एक अच्छा इंसान समझना चाहिए, एहसानमंद भी रहना चाहिए, लेकिन इस बोझ को इतना मत बढ़ाना कि तुम थक जाओ। शादियां बराबर की होती हैं, वहाँ एहसानमंद होकर नहीं जाना है, वहाँ आला होकर नहीं जाना। खुद को समझाओ, अपनी सोच को मुस्बत बनाने की कोशिश करो। चीज़ों और हालातों में वो पहलू ढूंढो जो तुम्हें पुरसुकून करे। टेंशन जब आई तब की तब देखी जाएगी। मस्सा ये है कि तब देखी नहीं जाती। वो मुस्कुराते हुए बोली तो मुज़फ़्फ़र भी हल्का सा हँसा। अब वो उससे मुख्तलिफ मशवरे दे रहा था। कौन सुनती रही, मगर उसकी सारी तवज्जो लफ्ज़ माफ़ी पे थी। क्या वो उस इंसान को माफ़ कर सकती थी? वो चला गया था, पीछे यादें खुशबू छोड़ गया था। उससे सीनिया हाकिम की आदतें बिगाड़ दी थीं। उससे गए 3 रोज़ हो चुके थे और वो ये नहीं समझ पा रही थी तकलीफ़ ज़्यादा है या हद से ज़्यादा। इस तरह उदास रहकर खुद पे खुशियाँ बंद करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? वो गलत था। नईमा से जब रहा ना गया तो वो पास पुर्स करने आ गई। सीने ने सपाट आंखें उठाकर उसे देखा, जिनमें कुछ कुछ मलामत भी थी। उससे मुझसे सच छुपाया है। उसे चाहिए था मुझे बताता। उससे गैस के सामने मेरी गर्दन झुकाई है। बंगाली औरत अफसोस से नफे में सर हिलाने लगी। तुमने बहुत सी आदतें सुधार ली, लेकिन आज तक अपने अंदर से नाशुक्री और घुमंड नहीं निकाल सकी। तुम गलत होने पे झुक नहीं सकी। उससे तुम्हें नहीं बताया उस कत्ल का, ठीक, मगर क्या तुमने उसे बताया कि तुम 1 साल तक सोशल हैरेसमेंट का शिकार रही हो? कोई शांता था जो उसके मुंह पर पड़ा और जलन सारे जिस्म में फैल गई। सीनिया हाकिम चंद लम्हों के लिए कुछ कह नहीं सकी। टैक्सी से उतरकर वो तेजी से होटल के अंदर भागी। दरबान ने उसे अंदर जाने से रोका तो वो उसे झटक कर आगे बढ़ी थी। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट की डेस्क के करीब रुककर उससे तनफ़ुस सवाल किया। छोटे बाल चेहरे के अतराफ में बिखर रहे थे। चेहरे पे मुर्दानी थी। वो किसी की तलाश में थी, कोई ऐसा जिसे हाथ उससे गवा दिया था। रूम नंबर 666, मेहदी गंभीर। मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या आप उन्हें कॉल कर सकती हैं प्लीज़? रिसेप्शनिस्ट से एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर अपने लैपटॉप पर कुछ बटन दबाए। सीनिया बेहद उम्मीद से उसे दिख रही थी। उसकी गर्दन दोबारा उठी तो वहाँ मुस्कुराहट थी, मगर मुकाबिल को देने के लिए और कुछ नहीं। वो 2 घंटे पहले चेकआउट कर चुके हैं। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। क्या आप मुझे बता सकती हैं वो कहाँ गए हैं? सॉरी मैम, ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं होता। वो लब काट कर रह गई। रिसेप्शन ट्रैक से हटते हुए उसे अपने आसाब शल होते महसूस हुए। उसे एक बार फिर खोना मौत जैसा था। होटल से बाहर आकर उसकी निगाह आसमान की तरफ उठी। वो हार देने को थी जब उसका मोबाइल थरथराया। ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्लाइट नंबर 3, शाम 7 बजे। नईमा की तरफ से मैसेज था। उससे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके लिए रुका होगा। वो एक बार पहले भी चला गया था और अब भी जा चुका होगा, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। मैं बहुत बदल गई हूँ। मेरे अंदर अब पहले वाली आदतें नहीं है। उसने नईमा से ज़्यादा खुद को बताया। चेहरे पे हनूस कोई तासुर था जिसे वो नाम नहीं दे सकी। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया था कि जब तुम दोनों खुद ठीक ना हुए, एक दूसरे को ठीक नहीं कर सकोगे। और तुमने ठीक होना बस शुरू किया है, ख़त्म नहीं। और जब तुम्हारे साथ वो था, मासूम था, कैसे बताएगा कि अब कातिल है? तुम जब उसके साथ थी, अपने साथ नाहक करने वालों का नोच खाती थी। अब उसे कैसे बताओगी कि तुम 1 साल तक किसी की गुलामी करती रही? एक झटके में सब ठीक नहीं होता। अपने पार्टनर में खलाई मखलूक वाली खूबियां ढूंढना छोड़ दो। हम दोनों साथ नहीं रह सकते। हम में से कोई पहले जैसा नहीं रहा। वो तुम्हें इसी तरह कबूल कर रहा है। अना तुम्हारी बीच में आ रही है। इसे खत्म करो वरना तुम खत्म हो जाओगी। जिंदगी पैकेज देती है तो उसमें कई बार घाटे के सौदे भी होते हैं। वो चुपचाप उन्हें देखे गई। हकीकत यही थी, मेरी उससे पैरों सुनता रहा था, क्योंकि वो हमेशा बताती आई थी
उससे मेहंदी को कब सुना, वो उंगलियों पे पोरों पे गिनना चाहती तो बस चंद उंगलियों का सफ़र होता। वो ना सुनाने वाला इतनी जल्दी सब कैसे कह देता। हुकूमत मुतालबात मान गई, लेकिन अवाम उस हुकूमत से इस्तीफ़ा चाहती थी। एहतजाजी रैलियाँ बड़ी तादाद में सड़कों पे निकल आई थीं। पुलिस और अवाम का तसादुम एक बार फिर शुरू था। मुख्तलिफ रंग, आवाज़ें, लिबास, सारे उन सब के दरमियान रास्ते बना रही थी। वो रास्ते जो उसे उस इंसान तक ले जाते जिसके साथ उसकी मंजिल मिलती थी। रश में उसकी जूती टूट गई। उसे तेजी से खींचकर दूसरा जूता उतारा और पैर आज़ाद किए। रश के दरमियान कहीं किसी टैक्सी वाले से वो एयरपोर्ट चलने की गुजारिश करती और जवाब इनकार में आता। उसकी हिम्मत जवाब दे जाती, मगर आज वो सीनिया थी जिसके पास वसाइल से पहले खल आते थे। हिम्मत वो नहीं हार सकती थी। उसने अपना इंस्टाग्राम खोला और मेरी कंपीर को ब्लॉक लिस्ट से निकाला। फिर उसे मैसेज भेजा, यू आर माई ग्रीन, मतलब जानना हो तो फ्लाइट मत लेना, मेरे इंतज़ार करना। मैसेज सफ़र करता हुआ गया और उस मसरूफ़ आदमी के डीएम्स के रश में कहीं फंस गया। कोई जवाब नहीं, कोई देख लिए जाने की नवीद नहीं। नक्शा उसे बता रहा था एयरपोर्ट 1 घंटा दूर है। वो उसके लिए मुल्क छोड़ आया था। सीनिया उसके लिए चंद घंटे का सफ़र कर सकती थी। मुकम्मल तौर पर हम अब भी हील नहीं हुए, फिर क्या गारंटी है हम साथ में खुश रहेंगे? मुकम्मल तो कुछ नहीं, कम से कम इस दुनिया में कुछ नहीं। तुम्हें वो इंसान नहीं मिलेगा जो परफेक्ट हो। कुछ रोमांस कभी हील नहीं होते। इंसान उनके साथ जीना सीख जाता है। तुम दोनों सीख चुके हो, आगे बढ़ रहे हो। कुछ वक्त बाद हालात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। ना हुए तो? उससे एक ही खदशा लाहक था। गारंटी तो ज़िंदगी की भी नहीं, तो क्या जीना छोड़ दे? वैसे उसके होटल का एड्रेस है मेरे पास। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली, वो माज़रत कबूल कर लेगा? बीवी जिसे तुम जैसी डाइन 3 बार कबूल कर ली, उसके लिए माज़रत क्या चीज़ है? वो सुलग कर बोली तो सीनिया ने आंखें घुमाई। जेलस फ्रीक, दिल से अलबत्ता बोझ से रख गया था। पहली बार उसे अपनी थ्योरीज गलत होते देख खुशी हुई, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उसे मेहंदी के करीब कर रही थी। एयरपोर्ट पे रश था, मामूल से ज़्यादा रश। एलीट बंगाली मुल्क के इन हालात से नसें चुराए भाग रहे थे और भरना पैरों वाली वो बुकलाई लड़की मुतलाशी नसों से किसी को ढूंढ रही थी। उसकी आंखें किसी भी वक्त बरसने को तैयार थीं। एयरपोर्ट की सीलिंग पे अब तेज सफ़ेद बत्तियां जगमगाने लगीं और उस रोशनी में वो किसी को ढूंढ रही थी। उसकी हालत शिकस्त सा लग रही थी। लोग उससे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे उसे, मगर किसी की परवाह नहीं थी। मोबाइल चेहरे के आगे किया, फ्लाइट का वक्त गुस्से हुए बहुत देर हो गई थी। वो खाली खाली निगाहों से एयरपोर्ट को तक रही थी। कर्व सा कर्व था जिसने उसके दिल को तोड़ कर रख दिया था। वो एक बार फिर जा चुका था। कितने लम्हे बीते, कितनी सादें वो खाली हाथ खड़ी रही, उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। वो नहीं जा सकता, कम से कम इस पैगाम के बाद नहीं। एक मोहम सी उम्मीद अब भी बाकी थी। किसे ढूंढ रही हैं सरकार? वक्त, सादें, अजीतों के अतवार सब ठहर गया। वो उसके हक में उसके बेहद करीब खड़ा था। हाथ में चाय का डिस्पोजेबल कप था। सीनिया के रुके हुए आंसू बह निकले। वो बगैर उसकी तरफ देखे रो पड़ी। मुझे लगा था आप चले गए। खौफ, खुशी, रंज सब मिक्स होने लगा। लेकिन मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए रिजर्व रहूंगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? वो उसके कंधे पे थोड़ी जमाते हुए बोला, उस आखिरी मुलाकात की तरह जो नाहोश गंवा रही थी। तुम मेरी बात नहीं मानती। मैं नाराज सी, आपने मनाया नहीं। एक और शिकवा, आंसू मजीद रवानी से बहने लगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, नंबर, ईमेल, मैं हर जगह से ब्लॉक हूँ। कबूतर के पैर में हाथ बांध कर भेजना। वो उसके सामने से बाजू गुजारते चाय का कप लबों के करीब ले गया। तुम्हारे इंतजार में 3 कप ये बदमजा चाय पी चुका हूँ। और कितना हिसाब लोगी मेरा? वो उससे गिरफ्त से निकली और उसके सामने खड़ी हुई। मेरी मुस्कुराती नसों से उसे तक रहा था। सीनियर यासियत से क्या पढ़कर फूंक चुका था वो। क्या था उसमें जो वो हर दफ़ा उसके लिए हर शय बलाए ताक रख देती थी। उसमें अनाए ख़त्म, उसके लिए बेहतरी के सफ़र शुरू, उसमें दुनिया दान और उसके सामने सब खाक। तुमने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा था, कोई खास वजह? वो अनजान बना। सीनियर ने सर स्वाद में हिलाया, चेहरा साफ किया। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं भी कभी इन आंखों से मूव ऑन नहीं कर सकी। वो गर्दन उठाए, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरी जरा सा नीचे को झुकाऊं, एन उसके चेहरे के सामने, ऐसे जैसे गौर से उसकी बात सुन रहा हो। सीनिया ने आगे बढ़कर बेहद नरमी और अकीदत से उसकी दोनों आंखों को बारी बारी लबों से छुआ। सामने खड़ा मर्द अंदर तक सरशार हो,
उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। कई लोगों ने उन्हें पलटकर मुस्कुराते हुए देखा था, कई ने सुलग कर आई एम सॉरी हर उस चीज़ के लिए जिससे आपको हर्ट किया। आई एम सॉरी। मैं ये माफ़ीनामा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मुझे यकीन है ये आखिरी होगा। मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। उसे यकीन दहानी करवानी चाहिए। जिससे मेरा पारा हाई हो। कम ऑन, तुम अगले 5 मिनट में ऐसा कुछ करने वाली हो। सीनियर चंद पल उसे देखती रही। मेधी भी उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सुनहरी आंखों वाली लड़की 2 कदम आगे आई। वो उससे कद में ऊंचा था। उसके सफ़ेद बूटों पे अपने पैर रखे वो ऊंची हुई और दोनों बाजू उससे गर्दन के गिर्द फैला दिए। सारी लफाजी खाक हो गई। हर माजरत बेमोल थी। जो मेरी गंभीर के करीब थी वो औरत उससे अल्लाह की तरफ से नेमत थी। जो सीनिया को मिला था वो हर उस गम का मदावा था जो उसकी ज़िंदगी में आया था। सारे रियासतों का सिला साथ की सूरत मिल चुका था। जंगों के दौर में अमन तारीख में पहली बार हुआ था।